to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो चुका है। इसके बाद दो तरह की तस्वीरें, कहीं जश्न कहीं विरोध। इन दो दरीचों में पहली तस्वीर दिल्ली के मजनू का टीका इलाके की है। यहाँ की शरणार्थी बस्ती में जश्न का माहौल है। पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थी एक दूसरे को रंग लगा रहे, मिठाई बांट रहे। दूसरी तस्वीर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की, जहाँ LDF के कार्यकर्ता सत्तारूढ़ पार्टी के CAA के विरोध में प्रतियां जलाते हुए इस कानून की नजर आ रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 11 मार्च को CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ देर बाद ही कह दिया था कि वो अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगे। इसके बाद 12 मार्च आते आते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा कि बंगाल में किसी भी कीमत पर CAA लागू नहीं होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी इसे विभाजनकारी बताते हुए कहा कि अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। यानी विपक्षी शासन वाले 3 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में इस कानून को लागू करने से इनकार कर दिया। पर क्या केंद्र के बनाए किसी कानून को राज्य अपने यहाँ लागू करने से रोक सकता है? कोई भी राज्य सरकार संसद द्वारा पारित कानून की मंशा पर या वैधता पर सवाल उठा सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके लिए संविधान के भीतर और लोकतंत्र के दायरे में अनेक प्रक्रियाएं निर्धारित हैं, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कानून को चुनौती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को रद्द कर सकता है या संसद ही अपने पारित कानून को रद्द कर सकती है। इस बारे में 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी, जिसके बाद कई पार्टियों ने, कई नेताओं ने उस याचिका में अपनी दूसरी याचिकाएं दायर की। लगभग 200 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, और 2022 में उन याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और उसमें पिछली बार 3 जजों की बेंच थी। तो अब अगर जिस तरीके से ये पूरा माहौल और मामला है, तो इस पर संविधान पीठ का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सारे मुद्दे आएंगे और उस पर सुनवाई में समय लगेगा। इस बीच में अगर किसी भी राज्य सरकार को आपत्ति है, उसके बावजूद उन्हें इस कानून का पालन करना होगा। उसके 3 वजह हैं। पहली कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया था केशवानंद भारती मामले में, उसमें उन्होंने कहा था कि जो कानून का शासन है बेसिक स्ट्रक्चर है, और कानून के शासन का मतलब ये है कि अगर कोई भी कानून है और वो कानून बाध्यकारी है सभी लोगों पर, कानून, क्योंकि संविधान की शपथ लेते हैं सभी लोग, और सहमत या सहमति का मतलब नहीं होता है। कानून जब तक है उसको पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। कानून की वैधता की अगर बात करें, 7वीं अनुसूची के तहत और जो संविधान के तहत नागरिकता के सवाल पर केंद्र सरकार को पूरे अधिकार हैं, इसलिए केंद्र सरकार के दायरे में काम किया गया था। दूसरी बात अगर बात करें कि नागरिकता किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है, और यूरोप और अमेरिका में भी नागरिकता के बारे में डिस्क्रिशनरी प्रोविजंस किए गए हैं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि बाकी लोगों की नागरिकता के बारे में मना नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को नागरिकता देने से कोई कुछ उसमें इंकार है, वो अधिकार हमेशा रहेंगे। इसलिए उन सारी प्रक्रियाओं के हिसाब से, वैधता के हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बोलते हैं कि राज्य सरकार इसको लागू करने से मना कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या नेताओं के बयान हैं या सरकार ने कोई आदेश पारित किया है। जब तक राज्य सरकार इस बारे में औपचारिक आदेश नहीं पारित करें, तब तक उन्हें नेताओं के बयान मानना चाहिए। ये सरकार और राजनीति में फर्क होता है। सरकार जब आदेश पारित करके या विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उसको न मानने के बारे में जब कोई औपचारिक आदेश पारित करे, तभी मानना चाहिए कि राज्य सरकारें संसद के कानून को नहीं मान रही हैं। ये तो बात हुई राज्यों के लिए, लेकिन CAA के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 12 मार्च को कोर्ट में CAA के खिलाफ एक याचिका दायर की और कहा कि ये कानून असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने CAA की नोटिफिकेशन का स्वागत भी किया। संगठन के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से देश के मुस्लिम समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसे पहले ही लागू कर देना चाहिए था। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लागू हुए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजनीतिक माहौल अभी भी गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार बयानबाजी चल रही है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते ये CAA के मुद्दे नए सिरे से जगाए जा रहे हैं। बिल्कुल हमारे देश की आम लोगों को, बेरोजगारों को मूलभूत क्या समस्या है, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रहा है। और कितने बार
हिंदुस्तान जैसे महान देश को, यहाँ के आम लोगों को आपस में दुश्मनी करने के लिए भड़काने की राजनीति क्यों कर रहे हो? कब तक ये चलेगी सिलसिला? हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। दूसरी सुर्खी कांग्रेस की लोकसभा चुनाव से जुड़ी दूसरी लिस्ट से जुड़ी है, जिसकी सुर्खी क्या है? मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। असम में पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में जालौर की सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ेंगे। यानी ये स्पष्ट है कि कमलनाथ और अशोक गहलोत, और कई लोगों ने कहा कि सचिन पायलट जैसे नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अब तक की लिस्ट से साफ हुआ, क्योंकि जोधपुर जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी है अशोक गहलोत की, वहाँ से भी उनका नाम नहीं आया। लिस्ट पर और जानकारी के लिए रुख करते हैं न्यूज़ रूम का। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जो जारी हुई उसमें 43 लोगों के नाम हैं। 43 लोकसभा सीटों में जो 12 असम की सीटें हैं, 10 सीटें जो है मध्य प्रदेश की, 10 राजस्थान की, गुजरात की 7 सीटें हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग नाम है, जो बताने वाली चीज़ें हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने 3 मुख्यमंत्रियों के बेटे को टिकट दिया है। गौरव गोगोई जो खुद सांसद हैं और लोकसभा के उपनेता हैं, उनको जो है जोरहाट सीट से फिर रिपीट किया है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालौर से, राजस्थान की जालौर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने छिंदवाड़ा से दोबारा। इंटरेस्टिंग जो नाम है उसमें गुजरात से गेनीबेन ठाकुर को टिकट दिया है, जो बनासकांठा से लड़ेंगी और वाव सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर इस बार आई हैं। जब कांग्रेस की इतनी दुर्गति हुई उसमें भी वो जीती। और शंकर भाई चौधरी बीजेपी के बड़े नेता, बनास डेयरी के जो कर्ता धर्ता हैं, उनको उन्होंने चुनाव हराया था पिछली बार। इस बार उनको सीट बदलनी पड़ी, खैर इस बार वो चुनाव जीते हैं। तो गुजरात से ये और कई सारे बड़े नाम हैं। मध्य प्रदेश में फूल सिंह बैरैया को टिकट दिया है, जो भांडेर से विधायक हैं और भिंड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा जो मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में बड़े दिलचस्प नाम है। राहुल सिंह कसवा, जो कि चूरू सीट से लोकसभा सांसद से भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस में शामिल हुए और आते ही कांग्रेस ने उन्हें हाथों हाथ लिया। जाट नेता हैं, उनके पिता भी 3 बार के सांसद रह चुके, उनको टिकट दिया। ये सीट बड़ी दिलचस्प होने वाली है। झुंझुनू से ब्रजेंद्र औला को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा गया है। लगातार 4 बार के झुंझुनू सीट से विधायक हैं। इनके पिता शीशराम औला बहुत कद्दावर नेता, लगातार 5 बार के सांसद थे, इनको टिकट दिया गया है। और भी कई सारी सीटों पे, जैसे वैभव गहलोत का नाम हमने बताया। हरीश चंद्र मीणा जो एक्स डीजीपी रहे हैं, उन्हें टोंक समाई माधोपुर से लड़ाया गया है। ये इस बार देवली उनियारा से विधायक हैं और इन्होंने विजय बैसला, जो किरोड़ीलाल बैसला के बेटे थे, कद्दावर गुर्जर नेता माने जाते थे, उनको हरा कर ये विधानसभा पहुंचे थे। इस बार इनको लोकसभा के मैदान में उतारा गया है। प्रदीप टमटा को अल्मोड़ा से, जो चर्चित नाम है, ये 2009 में अल्मोड़ा से सांसद रह चुके हैं और अभी फिलहाल राज्यसभा भी हैं, विधानसभा भी कई बार रह चुके हैं। ये तमाम बड़े नाम हैं जिनको कांग्रेस ने उतारा है। कांग्रेस अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात अब साफ हो गई है, क्योंकि जोधपुर सीट से करण सिंह उचियाड़ा को टिकट दे दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वो मैदान में उतरे हैं। तो ये साफ हो गया कि जो ये कहा जा रहा था कि तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, जैसे कमलनाथ भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और अशोक गहलोत भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तीसरी सुर्खी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग को जानकारी देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 12 मार्च यानी आज तक का वक्त दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई मोहलत खत्म हुई। हम जानना चाहते हैं कि एसबीआई ने चुनावी चंदे की जानकारी आयोग को दी कि नहीं, पर इसके लिए हमें अब 15 मार्च तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा, चुनाव आयोग से, कि वो एसबीआई से मिली सारी जानकारी 15 मार्च को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। उस दिन पता चलेगा कि ये जानकारी कितनी मुकम्मल है, पूरी है, अधूरी है, सारे लिंक जुड़ रहे हैं कि नहीं। इस बीच बार एंड बेंच वेबसाइट की एक खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग की। साथ ही लिखा कि जब तक राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद कोई निर्णय नहीं निकलता, तब तक कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। अमूमन ऐसा होता नहीं है। बता दें, 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई हुई थी। एसबीआई ने मांग की थी इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो जानकारी कोर्ट मांग रहा है वो देने के लिए उसे 30 जून तक की मोहलत दी जाए, यानी लोकसभा चुनाव के बाद तक की। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और 12 मार्च की डेडलाइन फिर से स्पष्ट कर दी थी। और अब चुनाव आयोग
की 15 मार्च की डेडलाइन है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी और भी खबरें हैं, इनके जानने के लिए रुख करते हैं न्यूज़ रूम का। लोकसभा चुनाव की बात करें तो पहली बड़ी अपडेट 2 दौरों से जुड़ी हुई है। पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो गुजरात में थे और उसके बाद राजस्थान भी पहुंचे। दूसरा दौरा था गृह मंत्री अमित शाह का, जो तेलंगाना में थे। दोनों पर संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद वो पहुंचे राजस्थान। दोनों जगह उन्होंने तमाम योजनाओं को हरी झंडी दिखाई, शिलान्यास किया। इसके अलावा कांग्रेस पर यहाँ से भी मंच से हमला बोला। कांग्रेस पार्टी को कहा कि ये परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी है। अब बात अमित शाह के दौरे की। तेलंगाना में थे। कल देश भर में CAA कानून लागू हो गया है। अमित शाह जब तेलंगाना में थे तो उन्होंने मंच से इसका जिक्र भी करा। कहा कि ये कानून देश को आगे ले जाने वाला है और तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो इस कानून पर गलतफहमियां फैला रही हैं, ये अमित शाह ने तेलंगाना में कहा। अब उत्तर प्रदेश से आई सुर्खी पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का विस्तार हुआ था। यहाँ नए मंत्री बने थे। उनमें पहला बड़ा नाम था सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। इसके अलावा साहिबाबाद विधानसभा सीट, जो वोटरों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा सीटों में से एक है, वहाँ से जो विधायक हैं उनका भी नाम था सुनील शर्मा का। राष्ट्रीय लोकदल, जो भारतीय जनता पार्टी की NDA की नई साथी है, वहाँ से अनिल कुमार का नाम था और दारा सिंह चौहान का नाम था। इन चारों नए मंत्रियों को अब विभाग बांट दिए गए हैं। कौन कौन से विभाग मिले हैं? दारा सिंह चौहान को मिला है कारागार मंत्रालय, ओम प्रकाश राजभर को मिला है पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, सुनील शर्मा को मिली है IT मिनिस्ट्री, और इसके अलावा धर्मवीर प्रजापति, जो पहले से ही मंत्री थे, उनके पास नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड विभाग रहेगा। उत्तर प्रदेश में ये विभागों का बंटवारा हो गया। जब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो एक रोचक टिप्पणी पे भी बात कर लेते हैं, जो बीते दिनों आई थी OP राजभर की तरफ से। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद उनका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा था सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि किसी भी थाने में चले जाइएगा, गले में पीला गमछा डाल लीजिएगा। पीला गमछा सुभाषपा के तमाम कार्यकर्ता गले में डाले रहते हैं, उनका एक तरीके से सिंबॉलिक कलर है वो। तो OP राजभर ने कहा था गले में जब आप पीला गमछा डाल के किसी थाने में जाओगे तो थानेदार को आपकी शक्ल में OP राजभर दिखेगा। यही किया उनके एक कार्यकर्ता ने फर्रुखाबाद में, लेकिन यहाँ पर विपरीत असर रहा। वहाँ कथित तौर पर उनके साथ कुछ अभद्रता भी की गई, ऐसा आरोप है सुभाषपा के नेताओं का, और ये कहा गया कि उन्होंने अपमान किया है। तो नेताजी ने जो मैसेज कार्यकर्ताओं को दिया था, वो कार्यकर्ताओं का कहना है कि उल्टा पड़ गया है। आरोप लगाया है थानेदार पर कि हमारे साथ सही सलूक नहीं किया गया थाने के अंदर। अब बात कर लेते हैं एक और प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की। BJP, TDP और JSP का पूरा नाम है जनसेना पार्टी, पवन कल्याण वाली पार्टी। इनके बीच सीट शेयरिंग की बात करीब करीब नक्की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 6, TDP 17 और जनसेना पार्टी को 2 सीटें इस लोकसभा चुनाव में मिल सकती है। इसके अलावा नेशन वाइड अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों का दौर चल रहा है। 99 कैंडिडेट पर चर्चा चल रही है, ऐसे कयास हैं, और दूसरी लिस्ट में इन 90 से 100 कैंडिडेट का नाम शामिल हो सकता है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है, लेकिन लल्लन टॉप पर राजनीतिक खबरों की हलचल, राजनीतिक इंटरव्यू की हलचल अब लगातार चलेगी। आपने अभी तक केंद्रीय मंत्रियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंटरव्यू देखा, नितिन गडकरी का इंटरव्यू देखा। जल्द ही आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री S जयशंकर और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का इंटरव्यू भी देखेंगे। जी, ये 3 इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुके हैं, जल्दी रिलीज़ होंगे। लेकिन आज आप देखिए हरियाणा के अभी सुबह तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर का विस्तृत इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी से पहले परिचय, नरेंद्र मोदी की गाड़ी जब पहली बार उनके दफ्तर में आई तो डिक्की से क्या पेटियां निकली, इसका ब्यौरा। बंसीलाल का ज़माना कैसा था, भूपेंद्र हुड्डा से उनकी क्या बात होती है, ओम प्रकाश चौटाला पर क्या तंज कसे गए, दुष्यंत चौटाला के साथ कैसी समझदारी है, गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल क्यों मिलती है, एल्विश यादव के साथ मंच साझा क्यों किया, अनिल विज को गुस्सा क्यों आता है, धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में मुख्यमंत्री का क्या रोल रहा, और 75 बरस की उम्र तक वो अपनी क्या क्या राजनीतिक रूपरेखाएं देखते हैं। इन सब के बारे में तसल्ली से बात हुई है, ज़्यादातर हिंदी में। आप कहेंगे पूरी हिंदी में क्यों नहीं, क्योंकि बीच में तमिल भाषा भी आई है जो मनोहर लाल जी को बोलनी आती है, और इसके भी कुछ रोचक प्रसंग हैं। इन सब के बारे में आप जानेंगे जमघट में। जमघट लल्लन टॉप की पॉलिटिकल इंटरव्यू की वो सीरीज है जहां पर हम विस्तार से बात करते हैं नेताओं की पॉलिटिकल जर्नी के बारे में और उनके उत्तरदायित्वों के बारे में। शो यहाँ समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।